जो बोले सो निहार, सत श्री अकाल। जय हिंद साथियों, मैं दीपक भारती आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान दर्शन पर स्वागत करता हूं। मैंने ये लाइन क्यों आज अपनाई, जो बोले सो निहार, सत श्री अकाल। अगर बात की जाए तो आज यानी कि 19 जुलाई और 19 जुलाई का इतिहास कितना है कुछ खास, ये आप आज के इस वीडियो के बाद समझ जाएंगे। बैट के एग्जाम के पॉइंट से या फिर वनडे के एग्जाम के पॉइंट से जो एडवांस जीएस पुटअप होगी वो आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ कवर हो जाएगी। 19 जुलाई आमतौर पर हम ये मानते हैं एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसमें हम कहते हैं कि भाई उन 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था आज ही के दिन, यानी कि 19 जुलाई 1969 को ये 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन शायद हम आप में से बहुत कम ही लोग को ये पता होगा कि 27 जुलाई वर्ष 1974 में हमारे देश के महान क्रांतिकारी, हमारे महान देशभक्तों का बलिदान, उनके लिए बदला लेने वाले व्यक्ति उधम सिंह जी की अस्थियों को आज ही के दिन भारत लाया गया था। और आज ही के दिन हमारे देश के क्रांतिकारी के बीजक, क्रांतिकारी के जनक, क्रांतिकारी के अग्रदूत मंगल पांडे जी का जन्म हुआ था। तो आज के इस वीडियो में फिर एडवांस जीएस लेकर के मैं हाजिर हूं और वो पॉइंट्स यानी कि वो चीज़ें लेकर के उपस्थित हुआ हूं जिससे हमारे एग्ज़ाम को टारगेट किया जा सके। ये आज के यानी कि आज की वीडियो की जो प्रारूप की बात करें, प्रेम्बल की बात करें, तो प्रेम्बल में आज हम चर्चा करेंगे उधम सिंह जी पर, चर्चा करेंगे हम मंगल पांडे जी पर और 14 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर। अभी वर्तमान में कितने बैंक राष्ट्रीयकृत हैं, इन सब पर चर्चा हम करेंगे। तो कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए रोज की तरह, यानी कि पर डे की तरह, और चुपचाप इत्मीनान से लिखना शुरू करिए। ओके, तो लेट नहीं करते, वीडियो की शुरुआत करते हैं उधम सिंह जी से। जानते हैं यानी कि आज ही के दिन अगर हम बात करें तो उधम सिंह जी को, उनकी अस्थियों को भारत लाया गया था। उधम सिंह जी एक बहुत ही बड़ा नाम हमारे देश के लिए है। अगर हम बात करें तो उधम सिंह का नाम जिक्र आते ही यानी कि अगर हम बात करें तो 26 दिसंबर वर्ष 1899 को उधम सिंह जी का जन्म हुआ। उधम सिंह जी का जन्म पंजाब के सुनामा नगर में हुआ और आपको शायद 26 जो मैंने डेट बताई थी 26 दिसंबर या 26 जनवरी की, उसमें ये डेट भी मेंशन कर लीजिएगा। 26 दिसंबर जब भारत में सुनामी आई थी तो सुनामा का एक लाल यानी कि एक वीर हमारे देश में जन्मा था 1899 में। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने कहा नहीं था मैं ऐसा एक सिख बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, ऐसा मैं एक सिख बनाऊं। ये उधम सिंह उन्हीं में से एक थे, यानी कि उन बातों को सत्य करते हुए इन्होंने दर्शाया कि गुरु गोविंद सिंह ने जो भी अपनी वाणी में कहा वो असत्य नहीं था, वो सत्य था। बात ये होती है कि 13 अप्रैल वर्ष 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। आपको पता है कि 13 अप्रैल वर्ष 1919 को जलियांवाला बाग जब हत्याकांड होता है, उसमें जो नरसंहार हुआ, उस नरसंहार का बदला लेने के लिए उधम सिंह लंदन पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? लंदन। और लंदन में इन्होंने इनकी जिस अंदाज से इन्होंने मारा था माइकल ओ डायर को, लोग कहते हैं ये अलग है वो अलग है, नहीं ऐसा नहीं है। माइकल ओ डायर वो वही व्यक्ति है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे का मुख्य मास्टरमाइंड है, जिसने गोलियां चलाने का आदेश दिया था। कई बेगुनाह जो है माताएं, बहनें, बच्चे, भाई समाप्त कर दिए गए। रक्तपात जो नरसंहार हुआ था उसका जिम्मेदार है ये। उधम सिंह 1939 में पहुंचते हैं और उसके बाद इन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा, पूरी प्लानिंग की, कैसे हमें मारना है, कैसे हमें नहीं मारना है। हॉल में सभा का आयोजन होता है और उधम सिंह एक मोटी सी किताब को लेते हैं और किताब को बंदूक के आकार में काट लेते हैं। उस समय कोल्ट कंपनी की छोटी सी पिस्टल चलती थी, बैरेटा पिस्टल। वो पिस्टल बड़ी सुर्खियों में थी। आप इस पिस्टल का नाम आप जानते होंगे। इस पिस्टल में अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी जी की हत्या भी इसी कंपनी की यानी कोल्ट जो कंपनी की जिसमें बैरेटा नाम है, इस बैरेटा पिस्टल से ही उनकी हत्या की गई। उस पिस्टल को ले जाना बड़ा आसान कर दिया उन्होंने।
उस मोटी सी बुक्स को पिस्टल के आकार में काट दिया, सारे पन्ने उसके निकाल दिए, बीच के पन्ने निकाल दिए और बंदूक को एक केस के रूप में बंद कर दिया और लेकर के हॉल में पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ 2 गोलियां फायर करते हैं जनरल डायर पर और जनरल डायर वहीं ऑन स्पॉट ढेर हो जाता है। भरी सभा में घुस करके कुत्ते की मौत मारा हमारे उधम सिंह ने। उधम सिंह भागे नहीं, शेर का बच्चा कभी भागता नहीं है, शिकार करने के बाद भी भेड़िए चाहे जितने भी हों, उधम सिंह हमारे खड़े रहे। उधम सिंह को अरेस्ट कर लिया गया, उधम सिंह पर जी मुकदमा चलाया गया और मुकदमे में उनको फांसी की सजा सुना दी गई। 31 जुलाई वर्ष 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई। आज हम 19 जुलाई उनके इस वीर गाथा की बात हम कर रहे हैं और 31 जुलाई को उन्हें हम श्रद्धा सुमन अर्पण करेंगे। उनके इस बलिदान के लिए जितना भी देश कृतज्ञ हो, देश उनके इन एहसानों को चुका नहीं सकता है। लेकिन भारत की फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब सत्ता में आई, उन्होंने काफ़ी कुछ अपना जो भी एक संधि के तौर पर इंग्लैंड से इनकी अस्थियों को जहां दफन किया गया था, इनको इंग्लैंड में जलाने की प्रथा नहीं है, आपको पता है, वो ईसाई देश है, पूरी तरह से दफनाने की प्रथा है। हमारे उधम सिंह को दफना दिया गया और फिर उनकी अस्थियों को भारत आज ही के दिन लाया गया था। वो अस्थियां स्वदेश लौटी और स्वदेशवासियों का जो गौरव था वो बढ़ गया कि मेरे देश का लाल मेरे देश में आ गया, मेरे देश में, मेरे देश की मिट्टी में वो मिल गया। ये एक अच्छी बात थी, बहुत गौरवपूर्ण थी। तो मैं आप सभी की ओर से और अपने छोटे से चैनल परिवार की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूँ, उनके इस बलिदान को शत नमन करता हूँ कि आज हम जो भी इस खुले वातावरण में वीडियो बना रहे हैं या जैसे भी हम कुछ कर रहे हैं, ये सब कुछ आज उन्हीं की देन है जो हम खुली हवाओं में इस वादियों में सांस ले रहे हैं। अब बात करते हैं हमारे दूसरे क्रांतिकारी मंगल पांडे जी। मंगल पांडे जी का नाम आते ही बैरकपुर छावनी का ध्यान आ जाता है। वो पहला जो क्रांतिकारी बीज बोया गया था, कहते हैं भारत में पहला जो विद्रोह वो सन्यासियों ने किया था। सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, ये सुर्खियों में रहता है। लेकिन एक ऐसा विद्रोह जो पूरे भारत में क्रमागत विद्रोह शुरू कर दे, यानी क्रमागत विद्रोह फैला दे, उस विद्रोह की अगर हम बात करें तो वो विद्रोह के जनक मंगल पांडे जी। अगर हम मंगल पांडे जी की अगर हम बात करें तो मंगल पांडे जी का जन्म 19 जुलाई 1827 को हुआ। बलिया के एक छोटे से जिले में जन्मे मंगल पांडे। मंगल पांडे जी की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम इन्होंने क्या काम किया, अंग्रेजी सेना में भर्ती हुई, अंग्रेजों की सेना में भर्ती हुए। इनकी जो पोस्टिंग है वो पोस्टिंग की गई कहाँ, निफ्टी 34वीं बटालियन, समझते हैं आप, निफ्टी 34वीं बटालियन में इनकी पोस्टिंग हुई। ये बटालियन यानी कि मेरठ से इनको नॉमिनेट किया गया, मेरठ में ये भर्ती इन्होंने देखा और ये भर्ती जो पोस्टिंग इनकी हुई, ये पोस्टिंग होती है पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में। बैरकपुर ये वही छावनी है, इतिहास का वही बिंदु है जहाँ से हमारी क्रांति जो है, क्रांति का बिगुल बचा। अब बात ये होती है कि ऐसा इन्होंने क्या देखा। कहानी 29 मार्च 1857 की है। मंगल पांडे पानी पीने के लिए एक व्यक्ति को रोकते हैं कि उन्हें प्यास लगती है। गंगा स्नान करके तिलक लगाकर वो अपने गंतव्य की ओर जा रहे होते हैं, यानी कि ऑफिस की ओर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें प्यास लगती है और वो एक व्यक्ति यानी कि एक राहगीर को रोकते हैं। थांबा भाई, थांबा थांबा, महाराष्ट्र की भाषा में थांबा मतलब होता है रोको भाई रोको, ठीक है, थांबा थांबा। वो रुकता है और फिर उससे बोलते हैं कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो, ठीक है। अब वो व्यक्ति यानी कि वो मल्लाह था, उस मल्लाह ने अपना मशक निकाला। मशक शब्द ध्यान रखिएगा, ये शब्द भी बीच में ऐसे शब्द वर्ड्स हैं जो पूछे गए हैं। मशक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, या कभी रीजनिंग में आ जाता है मशक यानी कि प्राचीन काल का थर्मस, तो वो आधुनिक काल को मिला के दे देगा, वो पूछ लेता है कभी कभी। तो चमड़े के थैले को प्राचीन काल में जो थर्मस हुआ करता था उसे हम मशक कहते थे। अब इसी मशक की बात अगर की जाए तो इस मशक के माध्यम से वो पानी पिलाने के लिए उसको शुरू करते हैं। जैसे ही वो पानी पिलाने के लिए यानी कि अपना चुल्लू, इसे चुल्लू कहें या वजू कहें, अपना
जैसे ही वो झुकते हैं पीने के लिए कि भाई पानी तुम गिराओ, वो ऊपर से जैसे ही पानी गिराते हैं, पानी की बूंदें गिरती हैं, तो मंगल पांडे ऊपर की ओर जब देखते हैं मशक से पानी गिरा, चमड़े के थैले से पानी गिर रहा है, तो पानी को फेंक देते थे और गुस्से में यानी कि आग बबूले होकर के बोलते हैं, तुम मुझ ब्राह्मण का धर्म भरभट्ट कर रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती है, चमड़े के थैले से मुझे पानी पिला रहे हो। ये बात सुनकर उस मल्लाह ने उत्तर दिया, हम आपको चमड़े के थैले में पानी पिला रहे हैं तो आपका धर्म जो है कलंकित हो रहा है, आपका धर्म खंडित हो रहा है। तो जो आप गाय सुअर की चर्बी से बने कारतूसों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें दांत से पहले खोलना पड़ता है, फाड़ करके निकालना पड़ता है रैप से, फिर आप जो है उसे भरते हैं बंदूक में और फिर फायर करते हैं, तब आपका धर्म कहाँ चला जाता है। उस व्यक्ति ने कटाक्ष किया और ये कटाक्ष मंगल पांडे जी को बहुत चुभा। मंगल पांडे जी इस बात को तुरंत आनंद फानंद में अपने बटालियन पहुंचते हैं और अपने बटालियन में पूछते हैं, अपने 2 अधिकारी लेफ्टिनेंट ह्यूज और जनरल बाग, 2 अधिकारी रहते हैं, उन अधिकारियों से पूछते हैं कि मैंने ये सुना है, क्या ये सच है? वो कहते हैं ऑफ कोर्स इट इज राइट, ये सच है। ये बात सुनते ही मंगल पांडे ने ना कुछ सोचा, ना कुछ समझा, ना कुछ जाना, उठाया एनफील्ड राइफल और धाड़ धाड़ शूट कर दिया, यानी कि दोनों को खत्म कर दिया, लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूज। उन पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमा नहीं, पहले तो पकड़े नहीं गए, पहले उन्होंने पूरे मतलब छावनी में ही विद्रोह कर दिया, 99 साथियों को लेकर उन्होंने सबको मारना शुरू कर दिया बड़े पैमाने पर। फिर वहां से थोड़ा सा ये साथियों के साथ निकल लेते हैं, लेकिन फिर बाद में पकड़े जाते हैं। ये इन पर मुकदमा चलता है। फिर 8 अप्रैल 1857 को भारत में पहली फांसी जो एक क्रांतिकारी के तौर पर देखी जाए वो इन्हें मिलती है। इसके पहले जो हुई तो वो तो सजाए मौत या अपराध के तौर पर दिया गया, अंग्रेजों का प्रभुत्व रहा, लेकिन किसी क्रांतिकारी को पहली फांसी मंगल पांडे के रूप में हुई। और फिर इनका यानी कि है 8 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल इनकी मृत्यु का दिन रहता है। अब यहीं से एक प्रश्न बनता है कि बैरकपुर छावनी का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मंगल पांडे जी ने किया। समझ गए आप? तो मंगल पांडे जी को भी आज उनके जन्मदिन की यानी कि हम कहें उनकी जयंती मनाई जाए। भारत में उनकी जयंती भी शुरू की भी करनी चाहिए कि भारत सरकार की कभी तो सुने भाई, हमारे उन क्रांतिकारियों को बच्चों तक बताइए, बच्चों तक पहुंचाइए हमारे देश के उन नन्हे भविष्य को, ताकि मालूम चले कि हाँ ये भी कोई दिवस है। ये आलतू फालतू के वैलेंटाइन डे, रोज डे, प्रपोज डे, इन सबसे हटकर अगर हम एक बार सोचें, जो हमारे जीवन की आधारशिला है, जिनसे हम बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं, यानी कि अगर बात कहें नैतिक मोरल, नैतिक शिक्षा दे सकते हैं, उन बातों पर विचार करने के लिए ऐसे दिवस का प्रोत्साहित करना अति आवश्यक है। आप सभी के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि इसको प्रोत्साहित करवाइए। ओके, अब बात करते हैं 14 बड़े बैंकों की। वर्ष 1969 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कैसे हुआ, कारण क्या था? कहानी शुरू होती है कब? 1966 में, जब मर जाते हैं देश के दूसरे प्रधानमंत्री, विदेश में उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी। और लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद ये प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ाई होने लगती है, आपसी में कांग्रेस फूट के दौर पर खड़ी जाती है। के कामराज करते क्या हैं, यानी कि कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे दक्षिण भारत के मशहूर नेता के कामराज, इन्हें भारत रत्न भी प्राप्त है। तो के कामराज क्या करते हैं? के कामराज भारत में अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर वो देखते हैं, लेकिन सामने खड़े होते हैं देसाई जी, मोरारजी रणछोड़ जी देसाई, विरोध में कि नहीं मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार हूं। और कहानी फिर कश्मकश में, और किसी प्रकार से उनको मनाया जाता है और वित्त मंत्रालय और उप प्रधानमंत्री का पद देसाई जी को दे दिया जाता है और इंदिरा गांधी स्वयं प्रधानमंत्री बन जाती हैं 24 जनवरी 1966 को। अब होता क्या है, इंदिरा गांधी को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना था। वो बैंक जिनकी 50,000 उस जमाने में 50,000 की पूंजी नहीं हुआ करती थी, यानी जिन्होंने पूंजी लगा रखी है, उनको हमें राष्ट्रीयकृत करना है, निजीकरण उनका कर देना है। अब इस बात से वो तो तैयार थी, लेकिन जो वित्त मंत्रालय का पद देसाई जी के पास था, देसाई जी कभी भी इंदिरा गांधी की इस बात पर सहमत नहीं थे। तो होता है कि सहमत वो नहीं है तो क्या किया जाए। तो इसे राजनीतिक इतिहास में जो बात मैं बताने जा रहा हूं आपको, राजनीतिक इतिहास में, कांग्रेस के राजनीतिक इतिहास में इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है। इंदिरा का मास्टर स्ट्रोक, इंदिरा का यानी कि
मास्टर स्ट्रोक। क्या था इंदिरा का मास्टर स्ट्रोक? इंदिरा गांधी ने एक लेटर लिखा, बहुत अच्छा सा प्यारा सा लेटर लिखा, और लेटर में ये बात कहती हैं, किसको लेटर लिखा है? देसाई जी को, कि देसाई जी कुछ कारणों से वित्त मंत्री का पद आपसे ले लिया जा रहा है और यह पद बहुत जल्द नए मंत्री के तौर पर किसी को दिया जाएगा या फिर इस पर चर्चा की जाएगी कुछ कारणों से। वो कारण क्या है नहीं बताती। अच्छा, देसाई जी जो थे गुजरात के बड़े हठी व्यक्ति थे, मतलब बहुत ही जल्दी एग्रेसिव हो जाने वाले व्यक्ति, क्योंकि वो उम्र के उस पड़ाव में थे कि मैं सबसे वृद्ध हूँ, सीनियर हूँ और मेरा कोई इज्जत सम्मान नहीं कर रहा है। तो ये एक स्वाभाविक सी बातें हैं, उस उम्र में प्रौढ़ावस्था में ये बातें आ जाती हैं, वृद्धावस्था की भी यानी कि करीब चले गए हैं वो। तो जब बातें सुनते हैं वो, तो तुरंत गुस्से में लेटर पढ़ने के बाद लेटर लिखते हैं कि मैडम प्राइम मिनिस्टर, मुझे ये पद नहीं चाहिए और ये जो उप प्रधानमंत्री का पद है ये भी आप रख लो, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। और गुस्से में ये बात यानी कि वो त्यागपत्र दे देते हैं, दोनों पद से, एक पद से नहीं। अब यहीं पे क्वेश्चन फंस जाता है कि इंदिरा गांधी के पास वित्त मंत्रालय का पद रहा, तो जो आप देख रहे हैं कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी हैं, और कुछ बच्चे कहते हैं सर जी इंदिरा गांधी भी थी। तो इंदिरा गांधी का यही वो दौर है लास्ट का 1969 से 71 तक, वो देश की यानी कि वित्त मंत्री का पद खुद अपने पास रखा उन्होंने। प्रधानमंत्री का पद है ही, साथ साथ में उनके पास वित्त मंत्रालय का भी पद है, और यही वो चाहती थी कि स्वेच्छा से ये त्यागपत्र दे दें जिससे मैं 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर सकूं। और इंदिरा गांधी ने फिर वही किया, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी कि निजीकरण कर दिया। तो 14 बड़े बैंकों के बारे में एक बार लिस्ट में बताता हूँ, क्योंकि लिस्ट में देखिए कोई भी मिस हो जाएगा, तो इसलिए मैंने पहले से ही लिस्ट डाउनलोड कर रखी है। लिस्ट को मैं दिखाता हूँ कि 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो पहला जो बैंक है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया दूसरा बैंक है, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, यूको बैंक, कैनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये 14 बैंक हैं जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया। अब यहाँ से फिर एक पॉइंट निकल कर सामने आता है आपका कि 14 बड़े बैंकों के बाद फिर कहानी क्या होती है। तो फिर कहानी ये मोड़ लेती है कि इंदिरा गांधी जी की सत्ता चली जाती है। कब? यानी कि जब वो गद्दी पर बैठी तो 77 में उनकी पद यानी कि फिर छीन लिया गया, यानी कि सत्ता गिर जाती, सरकार गिर जाती है, और इंदिरा गांधी फिर गद्दी पर 1980 में बैठती। और जब 1980 में गद्दी पर बैठती है वो, तो 15 यानी कि अगर कहें अप्रैल, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 15 अप्रैल, कुछ जगहों पर 6 अप्रैल मिलता है, 6 अप्रैल यानी कि बीजेपी का स्थापना दिवस, तो थोड़ा इसमें मिसमैच है, लेकिन 15 अप्रैल ये विकिपीडिया का एक वो है, क्लॉज है, देख सकते हैं आप विकिपीडिया का। तो विकिपीडिया पे क्या है कि 15 अप्रैल 1980 ये कहते हैं कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 6 बैंक और राष्ट्रीयकृत किए, यानी कि पहले 14 किए गए, फिर 6 किए गए, कुल कितने हो गए? 20। तो 6 कौन कौन से किए गए जरा आप देखिए। दूसरे बड़े पैमाने पर हम 6 बैंकों की बात करते हैं, तो वो कौन से किए गए? वो है आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, ये हुआ। और फिर आता है पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ओके। फिर लास्ट में आता है विजया बैंक। ये आपके 6 बड़े बैंक मर्ज कर दिए गए। टोटल क्या हो गया? टोटल अगर हम बात करते हैं तो बैंकों की मर्ज होने यानी निजीकरण बैंक कितने हो गए? 14, 6, 20 और एक बीच में और किया गया तो 21 थे, लेकिन फिर इन्हें घटा करके 19 लाया गया। अभी क्या हुआ है? अभी रिसेंटली का आंकड़ा आपको मैं बताऊं तो रिसेंटली का आंकड़ा क्या है? रिसेंटली का आंकड़ा क्या हुआ कि बैंकों का विलय कर दिया गया, फिर से बैंकों को मर्ज कर दिया गया। और मर्ज करने के बाद अगर हम कहें विलय के पश्चात भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों की संख्या कितनी है, तो अब आप बताओगे 12 बैंक, ठीक है। 12 बैंक कैसे हैं? अभी मैं 12 बैंक के ऊपर चर्चा भी करूंगा। देखिए यहाँ पे होता क्या है, ध्यान समझिएगा। जो 12 बैंक इस समय टॉप पे हैं भारत में, वो कौन कौन से हैं? पहला है भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि हमारा SBI। दूसरा है PNB पंजाब नेशनल बैंक, दूसरे नंबर का बैंक है हमारे यहाँ का। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा पे भी हम चर्चा करेंगे कैसे कैसे क्या हुआ है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में जानते हैं 3 बैंकों का विलय, वो 2 बैंकों को विलय किया गया है, विजया बैंक और देना बैंक, आपको पता है इन दोनों को विलय कर दिया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा में। फिर यहाँ पे आता है केनरा बैंक और यूनियन बैंक। फिर इंडियन बैंक, अभी देखिए इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय कर दिया गया है।
हाल ही में इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में किया गया है। फिर ठीक है, अच्छा ये विलय क्यों किया जा रहा है बैंकों का, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक छोटी सी आपको बात समझनी होगी। हम अगर सरकार हैं या आप अपने आप को सरकार माने तो कैसे समझेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अर्थव्यवस्था का एक बहुत अच्छा सा उदाहरण बनता है ये। फिर यहाँ पे देखिए इंडियन बैंक की बात है, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक ऑफ, ठीक है, ओवरसीज बैंक, यहाँ पे लिखा है पंजाब एंड सिंध बैंक। फिर यहाँ पे लिखता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यूको बैंक। ये कुल टोटल 12 बैंक हमारे देश में हैं, जिनको अगर कहा जाए तो करंट टाइम में निजीकरण के बाद की ये कहानी है। अब होता क्या है, यहाँ पे कुछ बैंकों का जो विलय है, यानी कि सिंडिकेट बैंक का जो विलय है वो कैनरा बैंक में किया गया। मैं कैनरा बैंक का मैंने नाम लिया, 12 में शामिल है वो। फिर इसके बाद अगर कहें भारत का चौथा बड़ा क्षेत्र बैंक, मैंने आपको बताया आंध्र जो बैंक था, आंध्रा बैंक कॉर्पोरेशन का जो है वैल्यूएशन किया गया और उसे बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। अब उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है कि देश का 5वां बड़ा बैंक है ये इलाहाबाद बैंक का विलय जो है इंडियन बैंक में किया गया, मैंने अभी आपको बताया, और ये 6ठा बैंक बना, ठीक है। और उसके बाद आप अर्थव्यवस्था में देख रहे हैं, मैंने आपको देना बैंक के बारे में बताया कि देना बैंक में 3 बैंक शामिल हो गए। अब ये बताइए इन बैंकों का विलय क्यों किया जा रहा है, बात इस पर करते हैं। एक रियल कहानी है, मैं नाम नहीं लूँगा व्यक्ति का, क्योंकि ये आपस की बातें हैं और जिसे कहते हैं फ्रेंड सर्कल की बातें हैं। एक व्यक्ति के घर की, मतलब एग्जाम्पल रियल है लेकिन मैं इसको कहानी के तौर पर पेश करता हूँ। सपोज दैट आप या मैं, एक अच्छा खासा हमारा परिवार है, परिवार में करीब 10-12 लोग रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली है हमारी, और हमारे पास यानी कि कम से कम अच्छी खासी खेती है, ठीक है। यानी कि आप आराम से कह सकते हैं 100 बीघे आप मान लें, 100 बीघा या एकड़ समझ लें, अच्छे खासे एकड़ में 100 बीघा खेत मान लेते हैं। अब सबके नाम पे थोड़े थोड़े खेत कर दिए गए, क्योंकि आप जानते हैं किसी व्यक्ति के नाम के आगे ज़्यादा खेत हो जाएगा तो गाँव में क्या होता है, किसान भी इतना उल्लू नहीं है। जो किसान बड़े लेवल पे हैं वो सरकार के शोषण करते हैं, आपको पता नहीं। ये छोटे मोटे, जैसे ये जमीन देख रहे हैं आप, ये किसी का बाग है, तो इतनी बड़ी बाग का जो मालिक है वो बड़ा व्यापारी नहीं है, वो छोटा व्यापारी है। सरकार का जो नुकसान करते हैं वो बड़े किसान, बड़े लेवल पे किसान, पंजाब के बड़े किसान, 100 बीघा 200 बीघा के मालिक वो होते हैं। वो करते कैसे हैं समझना। यहाँ पे होता क्या है कि मैंने आपसे बताया कि सपोज दैट मैं किसान हूँ, मैंने बहुत बड़े पैमाने पे मेरे पास खेती है, मेरा परिवार है, 12-15 लोग रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली है, बड़े भैया के नाम पे कुछ खेत है, कुछ मेरे नाम पे है, कुछ मम्मी के नाम पे है, कुछ पापा के नाम पे है, कुछ छोटे भाई के नाम पे है, कुछ आने वाली बहुओं के नाम पे भी खेत कर दिया गया है कि भाई उनको भी नाम पे कर दिया सरकार। यानी कि जब किसान क्रेडिट कार्ड जब होता है, जब बनता है तो सबके नाम पे कार्ड बन गया, ठीक है। घर में हमारे 12 लोग हैं और 6 लोग के नाम पे किसान कार्ड बन गया। अब होता क्या है भैया कि सरकार आपको क्या करती है, लोन देती है। किसान योजना के तहत आपको लोन मिलता है, आपने कर लिया, लोन मिला, आपने लोन से अपने घर में लगाया, खेती तो आपकी है, आप बड़े किसान है ना, आपके पास तो पैसे की कमी है नहीं। लेकिन किसान जब दिखाया जा रहा है तो किसान मतलब एक नाम हमारे दिमाग में आता है, किसान बेचारा गरीब है। वास्तविकता में अगर कहा जाए तो जिस किसान को दर्शाते हैं वो वाकई गरीब होता है। लेकिन भारत कृषि में आज भी नंबर 1 है, कृषि के कारण ही भारत की साख बनी हुई है, तो कृषि पीछे नहीं है हमारी। कुछ बातें जिसपे मुझे करना भी चाहिए, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है। और ये बैंकों का जो विलय है ये क्यों हुआ, अब समझना। मेरे नाम पे लोन हुआ, माताजी के नाम पे लोन हुआ, पिताजी के नाम पे लोन हुआ, सरकार ने दिया हम लोगों को लोन, हम लोगों ने लोन ले लिया, सबका अलग अलग दिखा दिया गया कि भाई सब चलिए ठीक है। लोन हुआ, कितना लोन मिलता है, बहुत ज़्यादा 1 लाख 2 लाख सरकार दे देती है कि भाई इस बार हुआ। और होता क्या है, सरकार जब 5 साल बाद आती है तो सरकार अक्सर करती है कि पिछला कर्ज माफ, किसानों का पिछला कर्ज माफ अक्सर होता है। और इस लालच में किसान वेट करता है कि अरे यार कांग्रेस आएगी तो हमारा क्या है, लोन माफ कर देगी। बीजेपी ने लोन दिया, कांग्रेस माफ कर देगी, कांग्रेस ने दिया तो बीजेपी माफ कर देगी। हाँ, अपनी यानी कि दोनों की इसमें आग में अपनी रोटी सेकते रहेंगे, ये चलता रहता है। लेकिन बैंकों ने इस बार होशियारी कर दी। इस बार बैंकों ने क्या काम किया, बैंकों ने इतनी होशियारी कर दी कि उन्होंने अब की बार बैंकों का विलय कर दिया। बैंकों का विलय करने के बाद देखा इन्होंने किस बैंक से पैसे बांटे गए थे और किस बैंक में व्यक्ति अलग से पैसे रख रहा है। क्योंकि भाई जब से आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया है खाते को, तो आपको लगता है कि सरकार आप पर नजर नहीं रख रही है। आधार खाते से जैसे ही आधार खाता आपका लिंक हुआ, वो 12 अंकों का कोड वो जो है आधार खाता जैसे ही लिंक हुआ, तो अब ये बात आ गई कि भाई मैंने इस बैंक से लोन लिया है, इस बैंक से लोन मिला है, लेकिन मेरे दूसरे वाले बैंक में पैसा है, अच्छा खासा पैसा है। तो सरकार ने ऐसे लोगों की सूची तैयार की। सूची में यह हुआ कि गरीबों का जो बैंक है, गरीबों के लिए जो बैंक बहुत ज़्यादा कार्य कर रहा था वो इलाहाबाद था।
ग्रामीण बैंक के तौर पर इसको लोग इस्तेमाल कर रहे थे, गांव शहर में मिल जाया करता था। देना बैंक था, विजया बैंक था, ठीक है, छोटे मझौलिए बैंकों में पैसा रखना सेफ था। सरकार ने होशियारी करते हुए इन सारे बैंकों को मर्ज कर दिया। जब मर्ज किया तो जैसे मान लीजिए इलाहाबाद बैंक से मैंने लोन लिया था, कर्ज में उसका बाकी था, ठीक है, और बैंक ऑफ इंडिया में मेरा जो है खाता चला जिसमें मैंने पैसा रखा था। अब जब इंडियन बैंक मेरा खाता था। अब जब मैंने मर्ज किया, दोनों बैंक एक हो गए। जब एक हो गए तो इनका ग्राहक मेरा ग्राहक हो गया और मेरा ग्राहक इनका ग्राहक हो गया। पता है ना आपको, अब चीजें एक हो गई। तो जैसी चीजें एक होती हैं वैसे ही सरकार ने, जैसे ये मर्ज हुए, इनके अकाउंट में जो पैसा था वो अब क्या हुआ भाई, उधारी तो मेरी ही हो गई ना। अब तो उधारी मेरी, सरकार यानी कि आप किसकी उधारी हो गए? आप इलाहाबाद के बैंक की उधारी थे, लेकिन आप इंडियन बैंक में आपने जब मर्ज किया तो इंडियन बैंक की उधारी हो गए। तो इंडियन बैंक में जो पैसा आपका जमा था वो उधारी के तौर पर काट लिया गया। ऐसे बहुत लोगों का नुकसान हुआ और ये गलत नहीं था, बिल्कुल सही था, ऐसे होना भी चाहिए। आज वास्तविकता में बताऊं तो किसान की हालत वो है कि किसान इतना मेहनत करता है। मैं आपको अक्सर वीडियो गांव की बनाता रहता हूं, आप देखते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मेरी जो सोचने का नज़रिया है वो बहुत बदल गया। जब तक मैंने गांव नहीं देखा था तब तक मेरे अंदर ये जिज्ञासा बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मैंने जब गांव देखा है तो शहर की वो चकाचौंध मैं भूल चुका हूं और गांव की मिट्टी से प्यार कर बैठा हूं। तो गांव में अगर बात करें, गांव को समझिए एक बार कि गांव से लोग दूर क्यों भाग रहे हैं, किसान इतना गरीब क्यों है और वो सब इतने अमीर क्यों होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। छोटे किसान तो जानते ही नहीं हमारे पास योजनाएं क्या हैं, बड़े किसान इसका लाभ उठाते हैं। जैसे कि आरक्षण की बात करें तो आरक्षण देने के बाद भी इतने सालों तक आज भी जो है स्थिति क्यों नहीं सुधर रही है? क्योंकि जो बड़े लोग हैं जिनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है SC ST की, वो उसका लाभ ले रहे हैं। जिनको चाहिए वास्तविकता में उनको जानकारी ही नहीं है कि हमारे लिए ये योजना भी आती है। बस इसीलिए बैंकों का ये जो विलय है ये किया गया और मैं इससे पूर्णतः सहमत हूँ, बिल्कुल कि हाँ सहमत हूँ कि हाँ होना चाहिए ऐसी चीज़ें। देखो हम बात करते हैं जब भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हम इस समय बीजेपी को बहुत दोष दे रहे हैं कि बीजेपी बहुत ये कर रही है, बीजेपी बहुत वो कर रही है, तमाम चीज़ें हैं। आप अगर गौर से देखो, हम अमेरिका, चीन, जापान, फ्रांस जो है रूस की तुलना करते हैं, ठीक है, इनके जैसा बनना चाहते हैं, इनकी अर्थव्यवस्था की देख करके आहें भरते हैं कि इनकी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी क्यों है। तो आप जरा एक बार इन देशों का जो है रिपोर्ट उठाकर देखिए। प्राइवेटीकरण इतना ज़्यादा है इन देशों पर कि इन देशों में चीज़ें बिल्कुल सेफ हैं। ईमानदारी से आप बताइए कमेंट्स बॉक्स में कर करके कि आपने कभी रेल की यात्रा की हो और आपने टिकट लिया हो, लेकिन एक रेल की बोगी में कम से कम 72 लोग के बैठने का स्थान होता है रिजर्वेशन सीटों में, बैठते उसमें 150 हैं। टिकट कितने लेते हैं? क्या ये आप दोहन नहीं कर रहे हैं सरकार का? आप टिकट ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं। मैं टिकट नहीं ले रहा हूं क्योंकि हमारे दिमाग में क्या है ना कि हमारे पिताजी पुलिस में हैं, वो राष्ट्र के लिए इतना कर रहे हैं तो हमें टिकट नहीं लेना चाहिए। टिकट के लिए अगर कहा, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ दोस्ती, मैं अपने घर का दे रहा हूँ, किसी और के घर का नहीं। पहले खुद को मैं देखूं, आईना खुद को दिखाऊं तो मैं दूसरों को नहीं दिखा पाऊंगा। मेरे पिताजी, मैंने आपको बताया, ऐसा ही हैं। जब भी हम अक्सर यात्रा करते हैं तो पिताजी अक्सर वर्दी में रहते हैं और वो टिकट यानी कि उनका टिकट नहीं बनता, लेकिन बनता है उनका टिकट। वो टिकट उनको लेना चाहिए, वो लेते नहीं हैं, अलग बात। साथ में मेरा भी नहीं लेंगे और परिवार का भी नहीं लेंगे, क्योंकि मैं है स्टॉप है, बात हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने राष्ट्र का नुकसान किया, अपने पैसे बचाए, कितने रुपए, मुश्किल से 600-700 रुपए हमने बचाए, लेकिन राष्ट्र का हमने नुकसान किया। उस 600-700 का बर्डन पूरे राष्ट्र पर पड़ेगा और वो सबको भोगना पड़ेगा। इसीलिए होता है गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, ये बात कही जाती है बस इन्हीं बातों। ओके साथियों, तो वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए, ये सब बातें हैं, ये सब बातें व्यक्तिगत तौर पर करने में भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि लोग सुनना पसंद करते नहीं है, अमल कोई करता नहीं है, ठीक है। बस बातें हैं, प्रवचन है। आप ही में से कहोगे गुरु जी के प्रवचन आप देते हो, लेकिन क्या आप अप्लाई करते हो? तो मैंने अपने आपको बताया ना, मैंने अपने जीवन को अपने आप को बदल दिया है। मैं बोल तो रहा हूँ कि मैंने, आप देख रहे हैं इस समय क्या कैसे किसमें किस तरह का, और पहले के दीपक सर को आज के दीपक सर में आपको अंतर दिखेगा। तो अप्लाई मैंने खुद से करना शुरू कर दिया है। ओके, तो वीडियो कैसी लगी हो कमेंट्स बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिएगा। इन सारे प्रश्नों का एक बार कलेक्शन बना लीजिएगा, सारे जितने बैंक हैं उनका नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखता हूँ साथियों,
और फिर कल हमारी मुलाकात, यानी कल अगले टर्न पर मुलाकात होगी। कल हम किसी वीडियो पर नहीं मिलेंगे, कल और परसों। 22 तारीख को क्या है, 22 तारीख को अच्छा सा दिवस है, यानी कि दिवस बनाने की बात की जाएगी हम लोग, झंडा दिवस, और उस पर चर्चा करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद साथियों।